ठीक है जी, टॉपिक हमारा है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, द ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट आर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम जानते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी चीज की लिक्विड और सॉलिड स्टेट को एग्जिस्ट करती है, दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। जबकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है वो किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जरा कॉमनली हम इसको डिफाइन करें तो हम ये भी कहते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर कोई सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। व्हेन द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, ये हमें बेसिकली बताते क्या हैं, तो दे टेल्स अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। ये किसी मॉलिक्यूल के मौजूद, एलिमेंट्स के अंदर मौजूद या किसी भी चीज के अंदर मौजूद फोर्सेस की स्ट्रेंथ के बारे में बताते हैं, क्योंकि जिसकी फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और जिसकी फोर्सेस वीक होंगी उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होगा। अब इसके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो चीजें हैं, एक वो डिपेंड करता है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के ऊपर, जिनको हम बाइंडिंग फोर्सेस भी कहते हैं, कि जो एटम्स के अंदर मौजूद हैं या एलिमेंट्स के अंदर जो मौजूद बाइंडिंग फोर्सेस हैं, जिन्होंने उनके एटम्स को इकट्ठा करके रखा हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है, उन फोर्सेस को हम कह रहे हैं बाइंडिंग फोर्सेस। या फिर अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट है एलिमेंट, तो फिर वो हम कह रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मेल्टिंग पॉइंट एक और चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, और वो है उसका स्ट्रक्चर या उसकी पैकिंग, कि कौन से एटम्स या कौन से मॉलिक्यूल या कौन सा एलिमेंट कितना क्लोजली पैक है। अब जितना वो क्लोजली पैक होगा ना, जितना उसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, उतना ज्यादा वो स्टेबल होगा, और जितना वो स्टेबल होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हमेशा दो फैक्टर्स देखे जाते हैं, एक बाइंडिंग फोर्सेस देखी जाती हैं और दूसरा स्ट्रक्चर देखा जाता है या उनकी पैकिंग देखी जाती है, कि पैकिंग किसकी ज्यादा है। जिसकी क्लोज पैकिंग होगी, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। जबकि बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एक चीज पे बेस करता है और वो है बाइंडिंग फोर्सेस, जिनको हम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस का भी नाम देते हैं। अब ये जो मेल्टिंग पॉइंट वाला फैक्टर है, ये पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन इसका यूज सेकंड ईयर के अंदर बहुत सी जगहों पर आएगा। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम कुछ आइसोमर्स पढ़ेंगे, सिस ट्रांस आइसोमर्स, तो वहां पर भी हम ये बात करेंगे कि उनके अंदर भी पैकिंग के फर्क की वजह से जो है मेल्टिंग पॉइंट में काफी वेरिएशंस आती हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस मींस बाइंडिंग फोर्सेस, और दूसरा स्ट्रक्चर आर द पैकिंग ऑफ द मटेरियल। और बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करता है, दैट इज द बाइंडिंग फोर्स, वो बाइंडिंग फोर्स पे ही डिपेंड करेगा, जिसको हम इंटरमोलेकुलर फोर्स कहते हैं। अब जरा ट्रेंड की तरफ चलते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का क्या ट्रेंड है अलोंग अ पीरियड। सबसे पहले ट्रेंड इन अ पीरियड देखते हैं, और मैंने सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट लिखे हैं। सेकंड पीरियड के एलिमेंट देखे, मैंने स्टार्ट किया लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरान, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। और इनके ऊपर मैंने इनके ग्रुप नंबर भी शो किए हैं, जैसे कि ये लिथियम 1A का एलिमेंट है, बेरिलियम 2A का एलिमेंट है, ये बोरान 3A का एलिमेंट है, कार्बन 4A का एलिमेंट है, नाइट्रोजन 5A का, और सिमिलरली नियॉन जो है वो 8A का एलिमेंट जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो ये सेकंड पीरियड के अंदर मैंने ये सारे एलिमेंट्स जो लिखे हैं। अब जब नोट किया गया तो पता ये चला कि जब हम चलते हैं लिथियम से कार्बन की तरफ, तो कार्बन तक जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, यानी कि इसमें सबसे कम लिथियम का है, फिर बेरिलियम का है, फिर बोरान का है, और सबसे हाईएस्ट इसमें कार्बन का है। तो यहां से हमने एक ट्रेंड बनाया कि अगर हम देखें इन सेकंड पीरियड, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू मिडल एंड देन डिक्रीजेस। अगर हम अप टू मिडल यानी कि 4A तक जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, और अगर आप उससे आगे 5A से लेकर 8A की तरफ जाएं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है।
अब यहाँ पर हमें लॉजिकली समझना होगा, हमें इसके अंदर जो है वो फैक्टर समझने होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो मिडल तक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, 4a तक मेल्टिंग पॉइंट जो है बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो हम मेल्टिंग पॉइंट की रीजन इसकी जो है वो देखते हैं, इसकी रीजन क्या है। तो देखिए साथ ही मैंने इसकी रीजन एक्सप्लेन की है कि अगर हम 1a से 4a तक बात करें तो 1a से 4a तक क्या चीज बढ़ती है, नंबर ऑफ वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। यानी कि इसके अंदर आप वेलेंस इलेक्ट्रॉन देखें, एक होगा, बेरिलियम में 2 वेलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, बोरान में 3 होंगे और कार्बन में 4 होंगे। अब ये जो हमारे पास एलिमेंट है ना, इन एलिमेंट्स के अंदर वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करती है बाइंडिंग फोर्सेस। जितने ज्यादा वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी इनके अंदर बाइंडिंग फोर्सेस ज्यादा होंगी, ये उतने ज्यादा क्लोजली पैक होंगे, उतने ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इनके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनने की वजह से इनके बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होते हैं। तो दैट्स वाई 1a से लेकर 4a तक अगर आप जाएं तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद में इजाफा होता है, जिससे बाइंडिंग फोर्सेस बढ़ती हैं और इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन जब 5a से लेकर 8a तक जाते हैं तो आपका क्वेश्चन तो ये है आता है माइंड में कि यहां पर भी तो वेलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्यों नहीं बढ़ा। तो उसकी एक रीजन है। रीजन क्या है कि 5a से लेकर 8a तक के जो एलिमेंट हैं दे एग्जिस्ट एज सिंगल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। ये एक एक सिंगल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये इकट्ठा एक स्ट्रक्चर या जिसको आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं वो नहीं बनाते, बल्कि ये एक सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब इनके सिंगल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अब ये जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए आपने फोर्सेस पढ़ी हुई हैं, वही फोर्सेस मैंने यहाँ पर लिखी हैं। लाइक अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की सारी डिपेंडेंस जो होती है वो होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पे। अब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस फर्स्ट ईयर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ी हुई हैं कि ये बेसिकली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो प्रेजेंट फोर्सेस होती हैं दीज आर कॉल्ड एज लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। या फिर हमने इनको एक और नाम दिया था कि ये हमारे पास जो है वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं, जो कि बड़ी वीक फोर्सेस होती हैं। अब जब ये वीक फोर्सेस हैं तो ये डिपेंड किस पे करती हैं, तो दे डिपेंड अपॉन द पोलराइज एबिलिटी। ये पोलराइज एबिलिटी पे डिपेंड करती हैं। अब पोलराइज एबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, तो उसके भी फैक्टर हमने पढ़े थे कि पोलराइज एबिलिटी साइज के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर साइज बड़ा हो, किसी भी एटम का साइज जो है वो जितना बड़ा होता जाए हम कहते हैं उसकी पोलराइज एबिलिटी बढ़ती है। और अगर पोलराइज एबिलिटी बढ़ेगी तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगी और इस वजह से जो है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। लेकिन अगर साइज स्मॉल होता जाए तो साइज स्मॉल होने से पोलराइज एबिलिटी कम होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्स वीक होगी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट हैं वो कम होते जाएंगे। और दूसरा ये डिपेंड किस पे करता है, तो दूसरी हमने कहा था नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते हैं किसी भी चेन के अंदर या किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ने से साइज ऑफ मॉलिक्यूल बड़ा हो जाता है और साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ने से पोलराइज एबिलिटी फिर से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब अगर हम इसी केस में आए तो देखिए मैंने लिखा कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 की फॉर्म में, फ्लोरीन एग्जिस्ट करता है F2 की फॉर्म में और नियॉन एग्जिस्ट करता है एक सिंगल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अब अगर हम अलोंग द पीरियड चलें तो अलोंग द पीरियड आपको पता है साइज क्या करता है, डिक्रीज। तो अगर साइज डिक्रीज कर रहा है इन मॉलिक्यूल्स का तो उस वजह से लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी और उसी वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो दैट इज द रीजन। तो ये रीजन मैंने ऊपर बताई कि अगर आप पहले वालों को देखें तो पहले वालों के अंदर है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। उनका जब स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन है तो वो बड़े इकट्ठे कॉम्पैक्ट होके रहते हैं और उनके कॉम्पैक्शन के अंदर या उनके कॉम्पैक्ट होने के अंदर जो रीजन है वो है उनके अंदर वेलेंस बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसके वेलेंस बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं उसके अंदर जो है वो आप देख रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी जो है वो बाइंडिंग फोर्सेस सबसे ज्यादा हैं, इसलिए वहां पर जो है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। लेकिन जब हम 5a से 8a की तरफ मूव करते हैं तो दे एग्जिस्ट एज अ सिंगल डिस्क्रीट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, 3 बातें मैंने की, सिंगल
एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है, यानी कि इसका कोई आगे जो है वो लिंकेज नहीं होती मॉलिक्यूल्स की आपस में, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है। एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और तीसरी बात ये नॉन पोलर होते हैं, और इनकी मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, लंडन डिस्पर्शन फोर्स के ऊपर। और वो फोर्स आप जानते हैं पोलराइज एबिलिटी, साइज ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। और उसी लिहाज से देखें, जब नाइट्रोजन से नियॉन की तरफ जाएंगे तो चूंकि साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज होने से लंडन डिस्पर्शन फोर्स कम होती है, और उस फोर्स के कम होने से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दैट इज द रीजन कि 1A से लेकर 4A तक जो है वो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, लेकिन 5A से लेकर 8A तक जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो दोनों की रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दी कि उसकी रीजन जो है वो क्या है। देन हम चलते हैं थर्ड पीरियड के अंदर। अगर हम थर्ड पीरियड में जाए ना, तो सेम हमें जो है वो ट्रेंड मिलता है, लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। अब इसके अंदर भी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है अप टू 4A, और देन उसके बाद क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो सेम ट्रेंड जो सेकंड पीरियड में था वही थर्ड पीरियड में है। सोडियम से जाएं सिलिकॉन तक जो है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और उसके बाद जो है वो कम होता जाएगा। अब इसकी लॉजिकल रीजंस बिल्कुल सेम ऊपर वाली है कि देखें यहाँ तक जो है वो नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, वो फिर डिपेंड करता है डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स के ऊपर। तो मॉलिक्यूल्स डिपेंड करते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स के ऊपर, और इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है फिर डिक्रीज करते हैं। तो सेम आपको जो है वो इसमें भी ट्रेंड मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने यहाँ पर जो है वो अपने माइंड में बिठाना है, जो मेटल्स होती है ना, मेटल्स, उनके मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे, कि उनके मेटेलिक बॉन्ड कितने स्ट्रॉन्गर हैं। मेटेलिक बॉन्ड को स्टडी हमने किया था फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 के अंदर, जहां पर आपने एक थ्योरी पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। तो वहां पर हमने कहा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पर होते हैं, दरमियान में जो है वो न्यूक्लियस पड़ा होता है, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन होती है, और उसी को हमने मेटेलिक बॉन्ड कहा था। अब मेटेलिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड किस पे करेगा, तो वो डिपेंड करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हुए उसका मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। और दूसरा वो डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी के ऊपर। व्हाट इज चार्ज डेंसिटी, तो ये हम कहते हैं चार्ज टू साइज रेशियो, चार्ज टू वॉल्यूम रेशियो इज कॉल्ड एज चार्ज डेंसिटी। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है ना, उसका भी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है। यानी कि चार्ज डेंसिटी से क्या मुराद है, कि अगर किसी एटम के अंदर, यानी कि कोई मेटल है, उस मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा है लेकिन साइज क्या हो, स्मॉल हो, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर चार्ज कम हो, साइज ज्यादा हो, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। तो यहां से आपको आइडिया होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस तरह से वेरिएट करेंगे। इसको मैं आगे एक्सप्लेन भी करता हूं कि ये फैक्टर हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस थर्ड पीरियड के अंदर। सेम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप नॉन मेटल्स के लिए याद कर लें। नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करेगा लंडन डिस्पर्शन फोर्स पे और पोलराइज एबिलिटी पे, और पोलराइज एबिलिटी डिपेंड करेगी साइज पे और नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। तो दैट्स वाई ये फैक्टर भी आपने याद रखना है। अब जरा थर्ड पीरियड को आप देखें ना, तो उसमें पहली तीन मेटल्स हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। देन सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गॉन है। अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट देखें ना, तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर जो वेरिएशन हमें नजर आएगी उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जरा देखें, ये तीनों मेटल्स हैं और अलोंग द पीरियड मूव करें तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब साइज डिक्रीज होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अभी ऊपर बताया कि चार्ज डेंसिटी का साइज के साथ क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। आप ऊपर से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी बात कि साइज डिक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होने से मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो यही बात लिखिए, मेटेलिक बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर। सिमिलरली अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हैं, मैग्नीशियम के 2 हैं और एल्यूमिनियम के 3 हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से, चार्ज डेंसिटी बढ़ने से मेटेलिक बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां तक बड़े अच्छे से हमें क्लियर हुआ कि सोडियम से एल्यूमिनियम तक जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। देन आगे सिलिकॉन की बात करते हैं। सिलिकॉन के अंदर बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं और इसके अलावा ये जायंट स्ट्रक्चर बनाता है। इट हैज अ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, जैसे कार्बन बनाता है ना, जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर इन द डायमंड एंड ग्रेफाइट। सिमिलरली सिलिकॉन भी जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसके अंदर मेटेलिक बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर जायंट कोवलेंट बॉन्ड्स हैं।
अब जब ये जायंट स्ट्रक्चर बनाता है तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उनके मेल्टिंग पॉइंट फिर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये जायंट मॉलिक्यूल हैं। तो जायंट मॉलिक्यूल होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। फिर आगे चलें तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन के केस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। इनकी डिपेंड करेगी लंडन डिस्पर्शन फोर्स पे, पोलराइज एबिलिटी डिक्रीज करती है, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बट हम जानते हैं कि हर जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सेप्शनल केस हमें लाजमी देखने को मिलता है, तो इस ट्रेंड में भी एक एक्सेप्शन मौजूद है। हम ये कह रहे हैं ना कि इस साइड पर जाते हुए डिक्रीज करेगा, तो इसका मतलब है कि फास्फोरस का जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, सल्फर का कम होना चाहिए, क्लोरीन का उससे कम होना चाहिए और आर्गॉन का सबसे कम होना चाहिए। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि फास्फोरस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज लेस देन सल्फर, ये सल्फर से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये सल्फर से क्या है, एक्चुअल में कम है। तो इसकी क्या रीज़न है, वाई सल्फर हैज़ अ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट दैन फास्फोरस? तो उसकी रीज़न मैंने नीचे लिखी हुई है कि देखें इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करने हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स पे, और वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स पे। अब अगर आप फास्फोरस को देखें ना, तो फास्फोरस एक टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि ये 4 एटमों को इकट्ठा रखता है, तो इट फॉर्म अ टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आप सल्फर की बात करें तो सल्फर फॉर्म ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये 8 एटम जो सल्फर के होते हैं ये इकट्ठे होके तो एक मॉलिक्यूल इसका बनाते हैं। अब जाहिर सी बात है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हैं उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये एक्सेप्शन इस वजह से आई क्योंकि इनके अंदर पोलराइज एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करना है, और पोलराइज एबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। तो इस केस में जो सल्फर है उसके पास 8 एटम है, जो फास्फोरस है उसके पास 4 एटम है, तो उन एटमों के फर्क की वजह से सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और फास्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। अब आते हैं अपनी बुक की तरफ, जिस बुक के ऊपर आपने पढ़ना है, अपनी जो हेल्पिंग बुक है आपके पास, या फिर आपके पास जो है वो टेक्स्ट बुक है, तो उसके अंदर ये ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ को जरा समझने की कोशिश करें, आपको बड़ी आसानी से चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। देखें सबसे पहले उसने फर्स्ट पीरियड को लिखा जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, तो आप जानते हैं अलॉन्ग द पीरियड मूव करें हाइड्रोजन देन हीलियम, तो इसके अंदर जो है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। देन आ जाए सेकंड पीरियड में, तो सेकंड पीरियड में लिथियम से स्टार्ट होता है, लिथियम का कम है, फिर बेरिलियम का ज़्यादा है, बोरान का ज़्यादा है, और कार्बन का सबसे हाईएस्ट है। और कार्बन का हाईएस्ट क्यों है, बिकॉज इट फॉर्म अ जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर, ये जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाता है इन द फॉर्म ऑफ डायमंड एंड इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। अब अगर आप डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट देखें ना तो दैट इज 3500 डिग्री सेल्सियस, जबकि ग्रेफाइट का है 3750 डिग्री सेल्सियस। तो ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कम है। ये भी एक लॉजिक है, उस लॉजिक को भी ज़रा थोड़ी देर बाद समझते हैं। देन इससे आगे चलें तो देखिए सडन डिक्रीज आता है, नाइट्रोजन का डिक्रीज है, फिर ऑक्सीजन में डिक्रीज है, फिर फ्लोरीन का और कम है, और नियॉन का सबसे कम है। तो उसकी रीज़न भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि यहाँ तक जाते हुए बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन इनके केस में क्योंकि ये डिस्क्रीट नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं तो इनके केस में देखी जाती है पोलराइज एबिलिटी और लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो वो चूंकि साइज के कम होने से कम होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। सेम ट्रेंड आप थर्ड पीरियड में देख सकते हैं, सोडियम का देन मैग्नीशियम का बड़ा, एल्यूमिनियम का ज़्यादा हुआ, और सिलिकॉन का सबसे हाईएस्ट है। तो सेम रीज़न कि सिलिकॉन का जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर है, इन तीनों में मेटेलिक स्ट्रक्चर है, और उसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मेटेलिक स्ट्रक्चर के अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। देन इसके बाद आगे चलें तो आगे फास्फोरस का कम हुआ, सल्फर का फिर से बढ़ा, हालांकि कम होना चाहिए था, तो उसकी मैंने रीज़न बताई कि सल्फर जो है इसका ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जबकि फास्फोरस का टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ एटम्स में फ़र्क की वजह से इनकी पोलराइज एबिलिटी में फ़र्क है, और इस वजह से सल्फर ने ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो किया फास्फोरस की निस्बत। देन आगे सेम है, क्लोरीन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है Cl2, और आर्गॉन मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो उनके मेल्टिंग पॉइंट रिलेटिवली कम होंगे। तो जो एक्सेप्शनल केस आया वो आपने पढ़ लिया, फास्फोरस और सल्फर का है। अब इसके अंदर मैं बात करता हूँ डायमंड और ग्रेफाइट में फ़र्क क्यों है। तो देखिए डायमंड आपने पढ़ा हुआ है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, और ग्रेफाइट का मैंने बताया था ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि एक लेयर फिर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर, तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। दोनों में ना पैकिंग का फ़र्क है, पैकिंग का। जो डायमंड है ना उसकी पैकिंग नो डाउट बड़ी क्लोज होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, हार्ड है, पैकिंग भी बड़ी क्लोज है, लेकिन उसमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं जो उसका नेटवर्क बना रहे हैं। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर ना
जब लेयर्ड बन जाती हैं तो लेयर्ड के दरमियान में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। इनको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब जहां पर आ जाएगा ना डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज का क्या मतलब है कि ये एक जगह पर फिक्स नहीं होते बल्कि आगे पीछे मूव करते रहते हैं। तो एक बात और एक फैक्टर आपने आज से याद करना है, इसको बाद में एक्सप्लेन भी करूंगा जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कि डीलोकलाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जिस किसी एटम के अंदर, किसी एलिमेंट के अंदर, किसी भी जगह पर मॉलिक्यूल के अंदर डीलोकलाइजेशन आ जाती है, डीलोकलाइजेशन से मुराद इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर फिक्स नहीं रहते बल्कि मूव करते रहते हैं, उसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और मैंने पहले कहा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर और पैकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ग्रेफाइट हैज़ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट दैन डायमंड। डायमंड का 3500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ग्रेफाइट का जो है वो 3750 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो इसके रीजंस भी मैंने आपको जो है एक्सप्लेन कर दी। अब चलते हैं ट्रेंड इन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड है? ग्रुप के अंदर ना दो तरह से ट्रेंड हम डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे मेटल्स का और दूसरा डिस्कस करेंगे नॉन मेटल्स का। क्योंकि अगर हम 1A से 4A तक जाएं ना तो इनके अंदर मेटेलिक करैक्टर ज़्यादा है, मेटल्स ज़्यादा हैं इनके अंदर। जब मेटेलिक करैक्टर इनमें ज़्यादा है तो मेटल्स के केस में मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। किन ग्रुप्स के अंदर? 1A से लेकर 4A। इन ग्रुप्स के अंदर टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। क्यों? मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है? मेटेलिक बॉन्ड पे, और मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्ज डेंसिटी पे। अब देखिए जब हम एक ग्रुप में होंगे ना तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, इसी तरह से सॉरी हाली ने की, रब से फरजाद, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। और अगर आप सेकंड एक एलिमेंट को देखें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, तो इनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है ग्रुप के अंदर। पहले वालों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, 2A के एलिमेंट्स में दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गए। इसका मतलब है ये फैक्टर जो है मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ नहीं बताएगा। फिर कौन बताएगा? वो बताएगी चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी थी चार्ज ओवर साइज। अब चार्ज सबका बराबर है, सबके ऊपर जो है चार्ज एक जितना ही है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। जाहिर सी बात है ओवरऑल जो है चार्ज में कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा, उनके न्यूक्लियस के पास ऑलमोस्ट चार्ज उतना है। लेकिन जो साइज है वो बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर चार्ज डेंसिटी कम होती है तो मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक होता है तो मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो सेम रीजन हमें ऑब्जर्व होती है जब हम मेटल्स के अंदर देखते हैं कि देखिए बेरिलियम, देन कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। मैग्नीशियम का एक्सेप्शनली तौर पर बहुत लो होता है। तो यहाँ पर भी एक रीज़न है, उसकी रीज़न मैं बता देता हूँ। लेकिन यूजुअल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि चार्ज डेंसिटी इनकी कम होती है, और चार्ज डेंसिटी कम होने से इनके मेटेलिक बॉन्ड वीक होते हैं और इस वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाते हैं। अब इस केस में होना ये चाहिए कि मैग्नीशियम का ज़्यादा होता और कैल्शियम का कम होता, तब हम मानते हैं कि ये बिल्कुल ठीक ट्रेंड है। लेकिन इस ट्रेंड में एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि मैग्नीशियम का कम है और कैल्शियम का थोड़ा ज़्यादा है। तो उसकी रीज़न ये है कि मैग्नीशियम हैज़ मेल्टिंग पॉइंट लो ड्यू टू हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है मैंने पहले बताया पैकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जो कैल्शियम है ना उसकी पैकिंग होती है क्यूबिक। आपने फर्स्ट ईयर में दो पैकिंग पढ़ी थी मेटल्स के अंदर, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी और एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग थी। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना ये थोड़ी सी वीकर फोर्स होती है, जबकि जो पैकिंग है ना क्यूबिक वो बड़ी क्लोज होती है। तो इस वजह से हेक्सागोनल पैकिंग के अंदर चूंकि थोड़ी सी वीक पैकिंग है, तो वीक पैकिंग होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? एक्सेप्शनली तौर पर थोड़ा लो है। तो ये इसकी भी लॉजिक है और इसकी प्रॉपर रीजन है जिसको हमने एक्सप्लेन किया। लास्ट में हम बात करेंगे ट्रेंड इन अ ग्रुप फ्रॉम 5 to 8th A, यानी कि नॉन मेटल्स का। तो जो नॉन मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट पहले बताया डिपेंड किस पे करने हैं? लंडन डिस्पर्शन फोर्स पे, पोलराइजेबिलिटी पे करेगी, और पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करेगी साइज पे। अब चूंकि वहां पर डाउन द ग्रुप साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है, तो दैट्स वाई पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी। पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी और उस फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने से मेल्टिंग पॉइंट
इंक्रीज करेंगे। तो जब हम नॉन मेटल्स के अंदर देखते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप इंक्रीज करते हैं, जबकि मेटल्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज करते हैं। तो इसमें अगर आप डाउन द ग्रुप जाएं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखिए डाउन द ग्रुप जाने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट भी लिखे गए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसकी रीजन जो है इनके अंदर साइज इंक्रीज करता है, पोलराइज एबिलिटी इंक्रीज होती है, उस वजह से लंडन डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रांग होती है और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है। तो ये है इनका ट्रेंड अलोंग अ ग्रुप। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट